साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के बारे में। साथियों, इंडिया में इलेक्शन को फेयर तरीके से चलाने के लिए इंडिया में दो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। एक तो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के बारे में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्या कहता है। ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको हम फेयर तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और इस प्रोसेस में जितनी चीज़ें भी आएंगी, ठीक है, उसके लिए एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो है, बेसिक सा एक जो फाउंडेशनल लेवल की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में मिल जाएगी। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी, ठीक है, असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं वो कौन सा होगा, ठीक है, और एट द सेम टाइम टाइम एंड अगेन इसको कैसे डिलिमिट करना है, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में मिल जाएगा। फिर इलेक्टोरल रोल जो है, ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में मिल जाएगा। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप पार्ट 15 देखेंगे तो पार्ट 15 में क्या मेंशन है। पार्ट 15 जो है ये डील करता है इलेक्शन से। तो इस पार्ट के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट को एम्पावर्ड किया गया है, पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि इंडिया में इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इलेक्शन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। तो पार्लियामेंट ने अपने इस पावर को यूटिलाइज करते हुए, इसको यूज़ करते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में इस एक्ट को पास किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये एक्ट नहीं है। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें तो साथियों इसमें टोटल 4 शेड्यूल्स हैं। चलिए वन बाय वन हम इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे नज़र डालते हैं, पर उससे पहले हम देखते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, ये ऑब्जेक्टिव जब आप रीड कर लोगे ना तो आपको एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स। अब ये जो सीट्स हैं, चाहे हम लोकसभा के सीट्स की बात करें, राज्यसभा के सीट्स की बात करें, या फिर असेंबली के सीट्स की बात करें, या काउंसिल के सीट्स की बात करें, तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिलिमिटेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। यही तो ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे प्रॉपर तरीके से सीट्स का एलोकेशन करें, ठीक है। फिर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, क्योंकि विद द पासेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन में चेंज आता है। तो पॉपुलेशन में जब चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आपको डिलिमिट करना पड़ेगा। फिर एज ए वोटर आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम तय करें। फिर एट द सेम टाइम इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करें, और एट द सेम टाइम काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गया, ठीक है, ये तो चलो अलग से ऐसे लिखा हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, लोकसभा हो गया, असेंबली हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका हो गया। वहाँ पे जो सीट्स हैं, ठीक है, उसको कैसे फिल किया जाएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ये इसमें मिल जाएगा। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इन सभी चीज़ों को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में। अब साथियों नज़र डालते हैं हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे, ठीक है। यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि इंडिया में इलेक्शन सिस्टम जो है ये कैसे काम करता है। तो देखो, सबसे पहले एलोकेशन ऑफ सीट्स। अब देखो, ये ना बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हमें पता है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको इलाबोरेट नहीं करेंगे, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सभी चीज़ें जो हैं ये मेंशन कहाँ पे है। 1950 का हम एक्ट यहाँ पे रीड कर रहे हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स कहाँ पे, हाउस ऑफ पीपल में, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो काउंसिल ऑफ स्टेट में भी, राज्यसभा में भी। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे सीट्स को कैसे एलोकेट किया जाएगा, देखो आपको तो पता ही है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। और इसके अलावा अगर हम साथियों बात करें तो लोकसभा में, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एमपी जो है वो इलेक्ट किए जा सकते हैं लोकसभा में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा एमपी कितने हो सकते हैं अगर करंट अगर हम सिनेरियो की बात करें तो एक तो है कि ये जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो है लोकसभा राज्यसभा में कितना होगा वो भी आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मिल जाएगा। और एट द सेम टाइम इन्हीं सीट्स में से कितने नंबर ऑफ सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रहेंगे, इसके बारे में भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए कि जैसे देखो, शेड्यूल कास्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 84 सीट जो है वो रिजर्व है लोकसभा की अगर हम बात करें। शेड्यूल ट्राइब के लिए साथियों थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितनी सीट्स लोकसभा की रिजर्व है। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने सेंट्रल लेवल पे देखा, स्टेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व होता है, इसका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पहला जो हमारा यहाँ तक जो प्रोविजन अगर आप देखोगे तो वो किससे रिलेटेड है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक जो हमने प्रोविजन देखा ये किससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ सीट से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा,
अगर हम प्रोविजन की बात करें इस एक्ट की, तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की है। डिलिमिटेशन का क्या मतलब होता है? बाउंड्री में एडजस्टमेंट, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एडजस्टमेंट किया जाना। अब एडजस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पॉपुलेशन है ये चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम डिटर्मिन करते हैं वो उसका बेसिस क्या है? पॉपुलेशन है। अगर कोई रिजर्व, अगर मान लीजिए कोई एरिया है, जैसे मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है शेड्यूल कास्ट की भी, क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि वहाँ के सभी की सभी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, वहाँ से मान लो कि उन लोगों ने पलायन कर लिया, माइग्रेट हो गए वहाँ से, तो वहाँ पे तो है ही नहीं शेड्यूल कास्ट का पर्सन, कोई रहा ही नहीं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप रिजर्व कैसे करोगे? अगर उसको रिजर्व रखोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? आपको डीलिमिट करना पड़ेगा। तो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस एक्ट में मिल जाता है। फिर इस एक्ट में ऑफिसर्स की बात की जाती है, तो किस ऑफिसर्स के साथ ही हम बात कर रहे हैं? तो देखो, सबसे पहले अगर हम स्टेट की बात करें तो पूरे स्टेट लेवल का, जैसे पूरे इंडिया लेवल का क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट पे साथियों आप देखोगे एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, ठीक है। इसको कौन अपॉइंट करता है? तो इलेक्शन कमीशन इसको अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। रोल क्या होता है इसका? तो इसका रोल होता है सुपरवाइज करता है ये प्रिपरेशन, रिवीजन एंड करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल को, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा यहाँ पे टास्क होता है। और एट द सेम टाइम इलेक्शन कैसे फेयर तरीके से इंप्लीमेंट करना है स्टेट लेवल पे जब इलेक्शन होंगे, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, ठीक है, या फिर असेंबली के इलेक्शंस होते हैं या फिर काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, तो इन सभी इलेक्शन को सुपरवाइज करने का जो आप कह लीजिए एक जो अथॉरिटी है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दिया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, एक तो पूरे स्टेट का हो गया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो एक जिले के स्तर पे होगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये भी आपने याद रखना। ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1950 इसमें मेंशन है। देखो, हमारा अल्टीमेट एम क्या है? इस एक्ट का एम ये है कि हम प्रॉपर तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करवाएं, और इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और वही सभी चीज़ें इस एक्ट में मेंशन है। और साथियों, अगर हम बात करें किसी ऐसे यूनियन टेरिटरी की जिसका कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो वहाँ पे जो ये इलेक्टोरल रोल होगा, ठीक है, इसको कौन प्रिपेयर करेगा? तो इसके लिए साथियों एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा, और ये जो ऑफिसर होगा जिसको कि हम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहेंगे, इसको अपॉइंट कौन करेगा? अगेन इलेक्शन कमीशन। किसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा? इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, हालांकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्टोरल रोल, तो देखो इलेक्टोरल रोल की जब हम बात करते हैं तो देखो इलेक्टोरल रोल किस लेवल पे बनता है? तो ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे बनता है, ठीक है। तो एक इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, मतलब कि वोटर लिस्ट एक बनाई जाएगी, और उसी इलेक्टोरल रोल का फिर फर्दर इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल के रूप में, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसी का यूटिलाइज हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी हम कर लेते हैं। फिर अब देखो, ये वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट में ये जो वोटर होते हैं, कौन सा पर्सन कब इनएलिजिबल हो जाएगा, वोटर लिस्ट में उसका नाम कब शामिल नहीं किया जाएगा? तो अगर कोई पर्सन इंडियन नहीं है तब उसको वोटर लिस्ट में नहीं शामिल किया जाएगा। अनसाउंड माइंड का है तब उसको शामिल नहीं किया जाएगा। या फिर कोई एक अलग से कानून बना दे और उस कानून के प्रोविजंस को अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तब भी आपको इस इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं किया जाएगा। और एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी है आपने कि जब भी हम इलेक्टोरल रोल की बात करते हैं, वोटर लिस्ट की बात करते हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, वो सिर्फ एक बार ही होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, वोटर लिस्ट की बात करें, वोटर्स की बात करें, तो वोटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो वोटर बनने के लिए साथियों आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई हो, ठीक है। और दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए वहाँ के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है, इसको हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्सन मान लीजिए इंडिया में नहीं रह रहा है, कहीं और बाहर रह रहा है, लेकिन दूसरे देश का सिटीजनशिप अभी तक इसको नहीं मिला है, तब भी उसको इलेक्टोरल रोल में एज इट इज़ रखा जाएगा, उसको वहाँ से डिलीट नहीं किया जाएगा। और 2010 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट के ज़रिए जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनको भी वोटिंग राइट जो है ये प्रोवाइड किया गया। तो साथियों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे एक बार रीड कर लेना, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये परमिट करता है कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, देखो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है ये शब्द बार बार आता है। देखो जैसे नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि जो पर्सन पिछले 6 महीने से अगर किसी एरिया में रह रहा है लगातार, और उसकी इच्छा भी है कि आने वाले समय में भी वहाँ पे भी रहेगा, तो उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करो, जैसे आर्म्ड फोर्सेस के लोग हो गए,
अब मान लो कि कोई तमिलनाडु का पर्सन है, उसकी ड्यूटी पंजाब में लगी हुई है, ठीक है, और 1 साल उसको वहाँ पे रहते हुए हो गया, तो क्या उसको ऑर्डिनरी सिटीजन रेजिडेंट वहाँ का कंसिडर करेंगे? बिल्कुल किया जाएगा। क्या पुलिस पर्सोनल को कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर अगर किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है अपने स्टेट की बजाय, क्या उसको कंसिडर करेंगे? तो बिल्कुल उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस एक्ट में इतना ही साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।